बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से थिएटर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। दुआ ये कीजिए, अपनी नमाज का जब भी एहतमाम कीजिए, ख़ास तौर पर जुमे की, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें भी आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये जो कुछ बड़े फ़ैसले हमारे मुल्क के लिए हो रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के हक़ के लिए बेहतर साबित हो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमारा पहला सेगमेंट है, एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब हमारे साथ हैं, आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे ज़्यादा ईमान वाला वो है कि जिसके अखलाक अच्छे हैं, और तुम में से बेहतरीन वो है कि जो अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करता है, अखलाक वाला है। यानी पहली बात ये बयान कर दी कि सबसे ज़्यादा ईमान वाला और जो ईमान रखता है, मोमिन है और अच्छा मोमिन है, वो वही है कि जिसके अखलाक अच्छे होते हैं। और फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है कि जो अपने घर वालों, अपनी बीवी, बच्चों के साथ हुस्न सलूक और हुस्न अखलाक से पेश आता है। पहली जुज़ में पूरा माशरा और समाज शामिल हो जाता है, और दूसरी जुज़ में इंसान का घर है। यानी अगर कोई ये दिखाता है कि मैं मोमिन हूँ, तो फिर उसका इजहार उसके अखलाक से होना चाहिए, उसके अच्छे किरदार से होना चाहिए। यानी सिर्फ ज़ुबान की बात नहीं है कि कोई दावा करता फिरे कि जी मैं बड़ा मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसका अखलाक और उसका किरदार अच्छा ना हो तो वो बेशक जितने भी दावे करता फिरे, लेकिन वो अपने दावे में झूठा है और उसका बरअक्स उसकी ज़िंदगी है। और दूसरी बात, बेहतरीन इंसान वो है कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है, भलाई से पेश आता है और उनके हुकूक को बेहतर तरीके से अदा करता है, सख्ती के बजाय नरमी, बद अखलाकी के बजाय अखलाक, और उनके साथ किसी जुल्म का और ज़्यादती का मुर्तकिब नहीं होता। असल ये मेयार है ईमान का और बेहतरीन इंसान होने का, अखलाक दूसरों के साथ भी और अपने घर वालों के साथ भी। ये था आज का पैगाम, आप तक पहुंचाया। खबरें कौन सी हैं जी? आज की पहली खबर, सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म, सर्विस ट्राइब्यूनल में वफाक की अपील मंजूर। लेस्को सारिफीन के लिए एक और मुश्किल, ₹3.96 फी यूनिट सहमाही टैरिफ भी लग गया। वज़ीर आला के लिए तैयारा खरीदना, 6 अरब रुपए जारी किए जाए। और फाइनली दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर क्या है, आगे चल के प्रोग्राम में बताएं। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, दुरे नायाब और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। सर्विसेज ट्राइब्यूनल में विफाक की अपील मंजूर की गई है। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को हटाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इरफान से इस पे सबसे पहले बात शुरू करते हैं। इरफान, आप बीट करते हैं, कुछ सीसीपीओ साहब को हटाने के लिए जो अहकामात जारी किए गए हैं, कैसे देखते हैं? ओवरऑल सूरत हाल बेहतर होगी, बिगड़ेगी, आवाम के फायदे में होगी, क्या होगा? सूरत हाल तो अभी भी ख़राब है। आप देखिए, सीसीपीओ लाहौर की जब ज्वाइनिंग हुई तो उसके बाद जब हुकूमत ने इनको सीसीपीओ के ओहदे पे दोबारा लगाया था, क्योंकि ये एक दफ़ा पहले भी सीसीपीओ लाहौर रहे थे, उसके बाद इनको हटा दिया गया और अब दोबारा इनको सीसीपीओ लाहौर लगाया गया था। तो तब से इनका जो ज़्यादातर फोकस था और इनका ज़्यादातर जो इनकी सिंपथीज़ थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी, और उसी की वजह थी, उसी की बिना के ऊपर इनकी जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम किए गए जो कि शायद नहीं करने चाहिए थे। उसमें आपको बड़ी एक मिसाल देते हैं कि जो वफाकी वज़रा के ऊपर लाहौर में मुकदमात का इंदराज किया गया, और वो ऐसी मनगढ़ंत FIR थी जिसका ना सर था ना पाँव था, और लेकिन वो कर दी गई।
उसके बाद उनको वफाक की जानिब से, क्योंकि उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस थे, उनके पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, कुछ ऐसी उनके पास दरख्वास्तें आई थी जिसकी इंक्वायरी करना थी, उसकी वजह से उनको कहा गया कि आप ओहदा छोड़ें अपना और फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रवाना हों। लेकिन इन्होंने उनके जो ऑर्डर थे वो ना माने और इन्होंने अपना रुख किया वज़ीर आला पंजाब की तरफ। वज़ीर आला पंजाब ने उनको थपकी भी दी, उसकी बड़ी वीडियो जो है वो वायरल हुई जिसमें वो झुक के उनको सलाम भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप नहीं जाएंगे, रिलीव नहीं किया उनको। अब अगर कोई कानूनी तौर पे जब उसको, जिसका वो बेसिक एम्प्लॉई है, वो फाक का मुलाजिम है, वो यहाँ पे उधार पे आते हैं। इनकी रिटायरमेंट में कितना टाइम लगेगा? इनकी रिटायरमेंट में देखें, ऑफिशियली इनकी रिटायरमेंट है वो तो अप्रैल 2023 जो है, अच्छा। उसकी 22 तारीख को इनकी रिटायरमेंट है। और उस रिटायरमेंट से पहले इनकी जानिब से ये प्ली ली गई जा रही थी कि मेरी तो जो डिग्रीज़ हैं उनके ऊपर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है ये ठीक नहीं लिखी। अच्छा, वो 2 साल हाँ, सारी सर्विस में और सारी उम्र में याद अब याद आया बाद में याद आया इनको, अब याद आया इनको कि मेरी तो जो है उम्र छोटी है, मैं अभी रिटायर नहीं हो रहा, मुझे 2 साल और चाहिए। उनके लिए भी इन्होंने एफर्ट करनी शुरू की और इनकी यही कोशिश थी कि शायद मामला को बेहतर हों तो मेरी इस बात में सुनी जाए। लेकिन वफाक की जानिब से जब इनको नहीं, इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, तो उन्होंने इनको मुअत्तल कर दिया। अच्छा। और मुअत्तल होने के बावजूद ये गैर कानूनी तौर पे ऑफिस भी इस्तेमाल करते रहे, गैर कानूनी तौर पे ऑफिस की जो CCPO के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ हैं वो इस्तेमाल करते रहे, CCPO की रिहाइश का इस्तेमाल करते रहे, तमाम जो वसाइल थे उनका गैर कानूनी इस्तेमाल करते रहे, सिर्फ वज़ीर आला पंजाब की आशीर्वाद के ऊपर। लेकिन अब जो है, पहले ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में इन्होंने जाके अपील की कि मेरा जो फैसला किया गया, मेरा डिसमिस सस्पेंड किया गया है, ये गैर कानूनी है। तो हाई कोर्ट ने इन्हें कहा था कि आप अपने जो सर्विस ट्रिब्यूनल है, वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल, वहाँ पे जाएं, वो फोरम इख्तियार करें, यहाँ पे ना आए। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे इनको जो है वो रिलीफ दिया गया, इनका नोटिफिकेशन जो सस्पेंशन का था वो मौखर कर दिया गया और वफाक से जवाब तलब किया गया। कल वफाक ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, उसने उन्होंने बताया कि ऐसा कोई यहाँ पे ऐसी मिसाल ही नहीं है कि अगर आपको वफाक बुलाए और आप ना आए, आपको सस्पेंड करे, आप उसका हुक्मनामा ना माने, तो इस बिना के ऊपर इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी, जो कि उनके लार्जर बेंच, जो जिसमें 2 डबल बेंच था वफाक का, फेडरल ट्रिब्यूनल का, उसकी जानिब से वो नोटिफिकेशन जो उनकी सस्पेंशन का था उसको बहाल कर दिया गया। यानी कि अब CCP लाहौर जो पहली डेट जिनकी जब इन मुअत्तल हुए थे तब से लेके अब तक ये मुअत्तल हैं। अच्छा, पहले इन्हें हाई कोर्ट गए तो कहा था कि मुतल्लिका आप फोरम में जाएं। अब क्या ये दोबारा इससे फैसला चैलेंज करेंगे सर्विस ट्रिब्यूनल? नहीं, वो मुतलका फोरम ही था ना, वो मुतलका फोरम सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना, ट्रिब्यूनल वही फोरम था जहाँ पे वो जा सकते थे, वहाँ पे गए। यानी अब कोई रास्ता नहीं, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं। अच्छा, मैं इस चाहूँगा कि इरफान इसमें और भी ऐड करे, क्योंकि दिलचस्प सूरत हाल बहुत ज़्यादा होगी ना। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अब इनके साथ काम करने को तैयार है और कल खबर आज तकरीबन आ रही है कि अब IG पंजाब भी जो है उन्होंने भी माजरत के लिए। अच्छा, मैं अब आप लोगों की बातें सुन के इतना हैरान हो रही हूँ कि इसके अंदर ना तो इनका अपना कोई काम करने का मूड दिखाई दे रहा है, ना कोई अपने काम के साथ लॉयल्टी दिखाई दे रही है। गुजरात में काम हो रहा है, मैं वही कह रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ एक अपना बुनियादी मकसद जो है अपनी वो सेटिस्फेक्शन की जा रही है, असल काम जो है उसको तो कोई नहीं कर रहा। आजाद कर दिया गया। देखिए, आपकी ब्यूरोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वो पॉजिटिव प्ले करे या नेगेटिव प्ले करे, ये उनकी अपने ऊपर है कि आप अफसरान किस तरह चलते हैं। लेकिन जब आपके साथ काम करने को तैयार ही नहीं है, कामरान अली अफसर जैसा अच्छा चीफ सेक्रेटरी जो समझा जाता था जिम्मेदार भी है और पीछे फैमिली बैकग्राउंड भी उसका स्ट्रॉन्ग है, वो काम करने से हाथ उसने जोड़ लिया। माहौल है कि आपके साथ ये अफसर भी काम करने को तैयार भी नहीं है। वो IG हैं, वो छुट्टी पे गए, उम्रे से आए वापस, उम्रे के बाद अब उनका भी कोई मिजाज आने का वापस नहीं है। अब जब कायम मुकाम हुकूमतें ही आपने चलानी है तो खुद भी कायम मुकाम में समझे अपने आप को। 10 सीटों की, मुझे ये लग रहा है कि 10 सीटों की हुकूमत ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी अगर ये हालात रहे, क्योंकि आपको चलाने वाले, आपके लिए आगे काम करने वाले ब्यूरोक्रेट और पुलिस सर्विस के अफसरान अब आपसे बददिल हो गए हैं। आपकी जो हरकतें, अच्छा मज़े की बात है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान को उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे आगे या उनकी सर्विस है या उनकी डिग्निटी है, उसके अलावा उनकी इज्जत कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। बाकी एक ने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उनको भी बुलाकर जाना पड़ा, जो हमारे CCPO साहब हैं उनको, और एक चले गए। आपको मैं फिर मिसाल दूंगा, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में मिसाल दी थी कि जिस दिन परवेज़ इलाही साहब ने कैप्टन उस्मान साहब की तारीफ करना शुरू की, अगले दिन उन्होंने जाके वफाक में ज्वाइनिंग ले ली। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए होंगे जी कि मैं ये वजन नहीं उठा सकता, मुझे अपनी सर्विस और सर्विस प्रोफाइल को
बेहतर करना चाहिए, फोकस करना है। मुझे हुकूमत की तारीफ और उस पर नहीं जाना चाहिए। देखिए उन्होंने अपना कैरियर भी देखा, जाहिर बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये बना दिया गया, जो तारीफें करेगा, जो बात मानेगा, सिर्फ वही चल सकेगा, बाकी कुर्बत चाहते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान, गलत किस्म के अहकामात मान के, जिस तरह इरफान ने मिसाल दी कि आपको वफाकी वज़रा पे एक पार्टी नहीं बनना चाहिए था, आपको मेरिट का अगर FIR बनती थी आपको कर दी, लेकिन देखना चाहिए था। आपने कुर्बत को तकद्दुस से ज्यादा देखा। आपने जी कुर्बत ले हम और थपकियां ले, जफियां ले, और उसके बाद बस ये वाबस्तगियां आपके काम नहीं आने वाली हैं, ये ज्यादा देर तक चलती भी नहीं है। जैसे ही रंग बदलता है, रंग बदलते हैं, हवा के रुख बदलते हैं, तो सब चेंज हो जाता है। खैर, बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। कल अपने ही प्रोग्राम में हमने ब्रेकिंग दी थी, दुरे नायाब की खबर है। सैयद आसिम मुनी नए आर्मी चीफ और साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं। वैसे तो कल हम देख रहे तमाम मीडिया पर आपने ये खबरें सुनी। जी दुरे नायाब। देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है, क्योंकि जिस तरह ओपोजिशन भी चाहती थी और PTI भी चाहती थी कि मेरिट पे फैसला हो, इसी फैसले का वो तो कहते थे जी कि 1 और 2 का फैसला करें। अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने मनोवन उस पर फैसला कर दिया है और तमाम जमातों ने मैंडेट भी दे दिया है। अब वो 1 और 2 किसको चाहते थे, किस तरह से होता था, वो फेज़ गुजर गया। 1 और 2 कौन बन गया, जब करीब आ रहे थे उसको फैसला हो गया, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इन पे असूली तौर पे देखा जाए तो ये फ़ौज में अच्छे अफसर गर्दाने जाते हैं, ना सिर्फ अच्छे बल्कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि शरीफुल नफ्स हैं। और जिस बंदे ने देखे ना 38 साल की उम्र में सिर्फ कुरान हिफ्ज़ करने में फोकस रखा हो, तो वो कितना फोकस्ड इंसान होगा। बिल्कुल सही कहा। हम 30-35 पे जाने के बाद ना हमें सुबह की चीज़ें शाम को भूलना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा यार सुबह क्या करना था, अगले दिन क्या करना था। और एक बंदा, सिर्फ मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि वो उसका जहन कितना फोकस्ड होगा, उसने अपनी चीज़ों को कंपाइल किया और जब उनको डेपुटेशन पे भेजा गया तो उन्होंने मदीना मुनव्वरा में ही बैठकर उन्होंने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया। बहरहाल ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अब प्रोफेशनली फ़ौज को जितना इस सियासत में डैमेज किया गया है, जितना PTI हुकूमत की जानिब से और उसके बाद इनकी ओपोजिशन में बैठने के बाद इनकी बाकी जितना मीडिया सोशल विंग, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के थे, मैं सिर्फ PTI पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इसको बैलेंस आउट किस तरह किया जाएगा, आगे फ़ौज को किस तरह से, जिस तरह बाजवा साहब जाते हुए कह के खुद गए हैं कि अब हमने फैसला कर लिया, हम अब न्यूट्रल हैं, उसको किस तरह रखा जाएगा, ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं कल से इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ तो मातम की सफ़ें बिक चुकी हैं। वो तो ऑलरेडी कल से मैंने 3-4 ऐसे उनके बीपर्स, रिपोर्टर और एंकर जिस तरह वो होते हैं कि अगर इमेजिन करें, हो जाते हैं अगर आप इमेजिन करें आपको इस तरह प्रोग्राम करना पड़ जाए तो आपकी ज़हनी कैफियत कैसी होगी। तो वो कल से वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गए हैं। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस फैसले को मुल्क को कम के लिए। आमीन। मैंने तो प्रोग्राम के आगाज में ही कहा था कि ये जो बड़े फैसले हो रहे हैं, हमारी दुआ ये है कि ये हमारे मुल्क की सलामती के लिए, हमारे मुल्क के हालात के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फैसले, अच्छे फैसले साबित हो। इरफान है ना, देखिए अगर उनकी कम्पिटेंसी पे बात की जाए तो कैसे ज़बरदस्त वो हमारे आर्मी चीफ लगे कि उनको आज़ादी शील्ड से नवाजा जा चुका है। और ये मेरे ख्याल में पहले आर्मी चीफ है जिनको आज़ादी शमशीर वाले, जी बिल्कुल ऐसे ही सॉर्ड ऑफ ऑनर, जिनको सॉर्ड ऑफ ऑनर जो फर्स्ट हैं जिनको ये मिला था और वो आर्मी चीफ बने। और उसके साथ साथ जो बात है कि मुल्की हालात जो हैं, देखें ये बहुत बड़ा इशू था जो कि अपोजिशन ने बना दिया था। हालांकि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, रूटीन में ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं और ये होनी थी, लेकिन इसको जिस तरह पोलिटिसाइज़ कर दिया गया, जिस तरह इसके ऊपर बातें शुरू कर दी गई और कहा गया कि लंदन में बैठा एक शख्स जो सज़ा याफ्ता है वो डिसाइड करेगा। भाई अब मेरिट के ऊपर उन्होंने चीज़ें की। कल से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को भी जो है उन्होंने काफ़ी नेगेटिव लिया कि मेरिट के ऊपर अगर उन्होंने फर्स्ट और सेकंड को उन्होंने चूज़ किया और उनको लगा दिया तो इसमें भी वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब की अपनी डिमांड थी, लेकिन बात वही है कि आपने मुल्क को इस नहज पे लेके जाना है कि उस हर तरफ आप समझें कि तबाही हो, हर तरफ जो है पैनिक क्रिएट हो, उसके लिए ये सोशल मीडिया जो काम कर रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब अगर इसके ऊपर ये जो चार्ज ले लिया गया या चार्ज 29 तारीख को ले लेंगे वो, तो उसके बाद इनको इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि मुल्क को इस तरफ लेके जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई हद मुकर्रर होनी चाहिए। कि देखें आज़ाद मीडिया का ये मतलब नहीं है आज़ाद मीडिया का या जो आपका राइट्स हैं कि आप किसी के बारे में बात कर सकें,
वो इस तरह नहीं होने चाहिए कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो दिल करे आप करें नहीं और उसका फायदा देखें। हासिल है कि आप अपनी राय का इजहार करें, लेकिन उसके लिए भी आपको खुद देखना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है, कोई लिमिटेशन। वो ये वही बात है कि जैसे दुर्र नायाब ने कहा कि इंडिया में सफ़े मातम बिछा हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि ऐसे लोग सोशल मीडिया पे जो अपोजिशन पार्टीज़ के थे, जिनकी जानिब से ऐसे ट्वीट किए गए जो नहीं करने चाहिए थे, उसी की वजह से उनको भी मौका मिला। अब देखें, जब दुश्मन मुल्क ने तो करना ही करना, उन्होंने तो वो वेला डालने ही डालना। तो इसलिए तैयार बैठे यार आप लोग तो हमारी फौज है, हमारे सरबराह मुकर्रर हुए हैं, वो हमारी फौज के सरबराह मुकर्रर हैं, अब उनके बारे में ऐसी बातें करेंगे तो ये किस तरह जस्टिफाई होगा। इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि मुल्क की आगे हमारे हालात जो हैं वो हम किसी और ऐसे एडवेंचर का बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं है, हम बिल्कुल किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं है। चलिए जी, दुआ है कि आगे आने वाले हालात मुल्क के लिए बेहतर हो, हम सब के लिए बेहतर हो, बहुत सारी दुआएं हैं जी। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। लाखों सारिफिन को बिजली बिलों में टैरिफ एडजस्टमेंट की रकूम बकाया जात की सूरत में वसूल करने के लिए बिल इरसाल कर दिए गए। सुकून क्यों नहीं आने दे रहे दुर्र नायाब? बस वो ये चाह रहे हैं कि हम जो है ना ऑल्टरनेट ज़राए तो मसरूफ रहते हैं, लोगों को ज्यादा इन्होंने तंग कर हम ऑल्टरनेट ज़राए पे चले जाएं। लेकिन अब आप ये देखें ना कि डॉलर रेट कहाँ चला गया, आपकी इंपोर्ट पे कितनी पाबंदियां हैं। आप अगर किसी तरीके से किसी और ज़राए पे भी जाना चाहे आप नहीं जा सकते। आप अब ये भी भूल जाएं कि आप सोलर सिस्टम लगा लेंगे, नहीं लगा आपको सोलर सिस्टम में इरफान साहब लकी है माशाल्लाह। अच्छा, वो लगवा चुके होंगे ना पहले, उनका कब का लगा? हाँ जी, वो कब का लगवा चुके हैं। लेकिन अगर आप आज लगवाने जाए तो ना आपको डॉलर रेट मीट करता है, ना आप उसके ऊपर कोई आपको सब्सिडी दी जाती है, सवाल ही नहीं पैदा कोई होता, सहूलत नहीं हो जाती। अब आप कहें जी कि हम अब चिरागों में वो तेल डालें, वो तेल भी नहीं रहे, वो भी बड़े महंगे हो गए, मैं ये भी बता दूं। अब किसी तरफ भी नहीं, पत्थरों के ज़माने में भी नहीं लौट सकते। मुझे सिर्फ लेस्को से ये बता दे कि आपका जो अरबों रुपए का खर्चा है, जो आपने अपने अफसरान और मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स दिए हैं, आप वो अरबों रुपए की सब्सिडी क्यों नहीं खत्म करते? आप वो अरबों रुपए डालें वापस सेटअप में, नेशनल ग्रिड में, जितनी चोरी हो रही है उसमें खत्म करें और कहानी आप आगे चलाएं। आप इतना लोगों पे सार्फिन पे बोझ किस चीज का? हर महीने आपको पता चलता है इस मद में आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे, इस मद में आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे। हमारे एक साफी दोस्त है, वो तो कंटिन्यूसली हर हफ्ते ना सिर्फ एक पोस्ट लगाते हैं कि मेरे पिछले महीने भी इतने यूनिट थे तो बिल बढ़ गया, उससे पिछले महीने भी इतने यूनिट थे और बिल बढ़ गया, और आज भी इतने यूनिट है बिल फिर बढ़ गया। वो कहते हैं जी मुझे सिर्फ ये समझाते हैं कि यूनिट और इसमें बात गलत भी नहीं है, हो रहा है आना बिल्कुल। ये देखे, हर जो ऐसे शख्स का ये मसला है जो बिजली इस्तेमाल करता है, और वो शायद आपको कोई भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो बिजली इस्तेमाल नहीं करता। अब मैं आपको सुबह अपनी नाश्ते की टेबल की बात बताता हूँ, उसमें भी ये डिस्कस हो रहा था कि जो बिजली का बिल है वो 17,000 रुपये आ गया। अब देखिए, अब ये सर्दियों में आपने सिर्फ लाइट जलानी है और पंखे बंद है या फ्रिज चलना है आपका, या जो पानी की मोटर है वो चलनी है, उसमें भी आपका 17,000 रुपये बिल आए तो फिर तकलीफ तो होगी ना। सही कह रहे तो ये सूरत हाल जो है हुकूमतों की, क्योंकि ये मसाइल नहीं है जो एक्चुअली 5 से 8 हज़ार बनता है, हाँ 5 से 6 हज़ार जायज़ बनता है। अब ये हुकूमतों के ये मसाइल जो समझ नहीं रही कि अवाम कि क्या इश्यूज़ हैं। अवाम को ये नहीं है कि अवाम सोचे कि किसको पकड़ लिया, किसको लगा दिया, किसको क्या कर दिया। अवाम के इश्यूज़ हैं, आपकी बिजली जो है वो उसके बिल कम हो, आपके गैस जो है वो प्रॉपर आती हो। आप देखिए गैस नहीं आ रही, फिर आपको हो कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे फीसें कम हो, आपको है कि आपकी सड़क जो है वो बनी हो, जो वहाँ पे सफाई का निज़ाम बेहतर हो। आम आदमी की ये मसाइल है। अद्वियात मिल रही हो, अपना पूरा पाकिस्तान इतना अच्छे ख्वाब से जाकर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी का ये मसाइल ये है। 2018 से पहले ना इमरान खान साहब की जुबान बोल रहे हैं 2018 से पहले तालीम, सेहत और वो सारी चीजें। अब तालीम सेहत का ये हाल है कि तालीम तो वैसे नहीं मिल रही, और तालीम याफ्ता जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उनकी मिसालें ये पहले दे चुके हैं। अब अद्वियात का ये हाल है कि हमें क्रॉनिक डिजीज तो बहुत दूर की बात, पेनाडोल तक नहीं मिल रही, पेनाडोल नहीं मिल रही, जो कि मैं कहता हूँ कि जनरल स्टोरों में मिला करती थी। और ये हमारे छोटे होते की बात नहीं है, आप किसी जनरल स्टोर में जाते थे, सर दर्द की गोली मांगते थे, पेनाडोल उसके पास आम होती थी। अब आपको ये दो दवाइयां नहीं मिल रही। ठीक है, आपके हॉस्पिटलों में जो हाल है वो आपके सामने है। उसके बाद जो कल इन्होंने किया है, पता नहीं वो खबर मैं शायद अपनी टीवी पे देख रहा था, जो PKLI में इन्होंने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ किया, जिनको बड़े तरले करके शबाशी पहले भी लाए थे और बाद में फिर ले आए। और वो सुना है कि बेचारे वो अमेरिका में अपना सारा कारोबार खत्म करके अपना वो ट्रेवल करते थे, अपना जहाज प्राइवेट रखा होता था उन्होंने, अब यहाँ पे जगह जगह के धक्के खा रहे हैं। तो आप जब लोगों के साथ ये करेंगे
इस सियासी बुनियादों पर बताएं, आपकी हमारी जो मिनिस्टर है हेल्थ, बताएं उन पे क्या एलिगेशन है। एक मिसाल से मैं ले रहा हूँ कि उन पे बता दें जी क्या एलिगेशन है, सिर्फ इसलिए आपको पसंद नहीं है कि जी उनको शहबाज शरीफ साहब लेकर आए। बिल्कुल, आप उन पे एलिगेशन बताएं, आप बताएं वो कौन सा ट्रीटमेंट है, वो कौन सा मामला है जो वो करने में नाकाम रहे। कल मैं जाहिर साहब की खबर देख रहा था कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि डोनर जो किडनी डोनेट कर रहा था शेख ज़ायद में, वो चल बसा है। ठीक, बिल्कुल, हमने ये खबर पिछले आप बताएं कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप लोग कौम को इस नहेज पे ले आए कि चलो पहले अगर लेने वाला तो नहीं बचता था, अब तो देने वाले की जान से जा रही है। इतने नॉन प्रोफेशनल लोग किस्म बैठे हुए हैं, आपकी क्या ग्रिप है, क्या कमांड है, लेकिन ये सवाल करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। हो सकता है हम पे भी आपकी बातें भी बुरी लग रही हैं, लफाफों का इल्जाम, मैं वही कह रही हूँ, आपकी बातें भी बुरी लग रही हैं, वो नहीं अच्छी लग रही। खैर, ब्रेक ले लेते हैं। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम खबर की तरफ चल रहे हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर है, वजीर आला के नए तैयारे के लिए 6 अरब फंड्स की समरी दोबारा इरसाल की गई है। महकमा खजाना वेलफेयर विंग की जहाज खरीदने की समरी एक बार फिर ये वापस कर चुका है एक बार, और समरी दोबारा महकमा खजाना को इरसाल कर दी गई है। कितना ज़रूरी है ये जहाज़? देखिए जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम लगता है। अगर आपको गुजरात जाना हो, आपको एक दिन में अगर 2 या 3 दफ़ा जाना पड़ जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात में, तो बहुत टाइम लग जाता है। और मतलब बहुत बड़े खर्चे नहीं कर रहे। अब देखें ना, उनकी सेहत भी तो इजाज़त नहीं देते ना। इंसान की एक कैपेसिटी होती है, एक एज होती है कि वो हर लिहाज से आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। अब आप गरीब हैं, मातहत हैं, हम सरकार की रियाया हैं, हम पे जितना मर्जी जबर करें, और जो पीटीआई के चेयरमैन साहब ने हमें बातें सिखाई हैं कि ये जुल्म और जबर है, हमें बर्दाश्त करना है ना, क्योंकि उनकी लाई हुई सौगात ये गवर्नमेंट है। तो हमें ये परवेज इलाही साहब तो मुझे लगता है हाथ साफ कर रहे हैं कि बस जो कुछ आ रहा है बस समेट लो। वो अपना इलेक्शन सीधा कर रहे हैं, बल्कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे, इरफान करते कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन में लेट था। और वाकई जो बातें हो रही हैं, जितने प्रोजेक्ट्स ये ला रहे हैं, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट बजट लेके जा रहे हैं, एक तो जस्टिफाइड कमीशन होता है प्रोजेक्ट्स पे ना, मुख्तलिफ शूट चलता है। इदारे का जो सरबरा होता है, वहाँ से लेके चीफ इंजीनियर से लेके नीचे इंजीनियर का सारा अमला, टिल आपका ओवरसीयर जो सब इंजीनियर होता है, जो बहुत मामूली पोस्ट, उनका भी होता है कि 1%, 2%, 0.5% चल रहा होता है। अब उसके बाद कंट्रैक्टर कहाँ कहाँ किकबैक्स देता है, क्योंकि किकबैक्स की इंफॉर्मेशन तो खान साहब भी दे रहे थे, तो हमने समझा कि वाकई यार ऐसा होता है, किकबैक्स लिए गए होंगे। तो अब इनके जो किकबैक्स और ये चीज़ें अगर ली गई हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर ली गई हैं विद इन द लिमिट हट के, तो बिल्कुल ठीक है। ये बात इरफान की ठीक होगी कि इलेक्शन वो अपना सीधा कर चुके हैं और उनको किसी फाइनेंशियल जो है सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब हुकूमत चली जाए, हुकूमत चेंज हो जाए, केयर टेकर काम हो गया, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब उनका जो इलाका है, जिस तरह उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब और बाकी लोग हैं, उनकी गलियां से लेके मेरा ख्याल है उनके थड़े तक पके हो गए हैं। और वहाँ पे अब वो जिस पे उंगली रखेंगे, पहले भी उनके एक अजीज़ एमपी हैं, उस पे उंगली रखेंगे वो एमएनए हो जाएगा, एक नए अजीज़ को लाएंगे वो एमपी हो जाएगा। भाई ये तो किंग मेकर की उसमें चले गए हैं, ये तो किंग मेकर, पंजाब की किंग मेकर जमात बनने की तरफ जा रही है कि चौधरी साहब जिस पे हाथ रखेंगे, जिस हल्के को नवाजेंगे वो चला जाएगा, जिस बंदे पे हाथ रखेंगे वो एमए बन जाएगा, जिस पर रखेंगे एमपी बन जाएगा। अब हमारे दोस्त जो हैं वो बेचारे जो सीनियर वजीर हैं मियां सलीम इकबाल साहब, हम अक्सर उनसे हमदर्दी भी करते हैं कि सर आप जान तो मार रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके एलडीए की वाइस चेयरमैनशिप भी कर रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि एलडीए में किसी पीटीआई के मेंबर को, जो मेंबर है गवर्निंग बॉडी का, ना उसको पूछा जाता है, ना मुंह बेचारे को लगाया जाता है, ना किसी को बताया जाता है कि जी हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, क्या करें। वो ऐसे ही फिर रहे होते हैं जिस तरह हम फिर रहे होते हैं वहाँ पे। तो वो भी खबर तलाश कर रहे होते हैं, हम भी खबर तलाश कर क्या हो रहा है, वो भी लोगों से सुनते हैं कि ये हो गया। सही कहा। तैयारे पे वापस आ जाए, कितना जरूरी है ये तैयारा इरफान? ना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ये किंग मेकर की बात कर रहे हैं ना, वो अभी अपने आप को किंग फील कर रहे हैं। उसकी एक बुनियाद खराजात वाकई किंग। देखिए हाँ, वही मैं बात करने लगा हूँ ना आपको। अब देखिए पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो पिछले 210-12 दिन से चल रहा है कॉन्टीन्यूसली। और अगर जब इजलास चलता है तो जितना एम्प्लॉई है वहाँ पे, उसको एक दिन अगर इजलास चले तो उसको 15 दिन का अलाउंस जो है वो पंजाब असम्बली ने पे करना है। वो कहाँ से पे करना है? जितना वहाँ पे एम्प्लॉई है वो सारा पैसा आवाम के टैक्सेस का पैसा है ना, उनके अपनी जेब से तो कोई नहीं ना चौधरी बरादरान दे रहे, चौधरी परवेज़ ही दे रहे। फिर उसके बाद जो गुजरात में जिस तरह बात हुई कि वहाँ पे उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात जो है वो बनाया जा रहा है, वहाँ पे जितना पैसा लग रहा है उसके साथ साथ आप देखिए। मुझे हंसी आ रही है ऑन द लाइटर नोट, मुझे लग रहा है रिजवान साहब को भी कुछ ना कुछ
कोई ऐसी फैसिलिटी मिलने वाली है गुजरात के रिहायशियों पे, तो नहीं हो हमें जल्दी पता चलेगा। और अब इतनी अगर गुजरात में जितना पैसा, वैसे आपकी बात ठीक है, जितना पैसा अगर वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, अगर ये गुजरात के तमाम जो शहरी हैं, जिसमें हमारे रिजवान नकवी साहब भी शामिल हैं, इन गुजरात के जो तमाम जो शहरी हैं, इनके अंदर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये अच्छे खासे पैसे उनके अपने बन जाएंगे, क्योंकि गुजरात को इतना बड़ा जिला तो नहीं है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। जितना पैसा लेकिन वहाँ पे चला गया, वो लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान का, पंजाब का पैसा, पूरे पंजाब का पैसा वो वहाँ पे चला गया है। अच्छा, मैं इरफान वो पिछले हफ्ते की मिसाल देता हूँ। परवेज इलाही साहब ने रायविंड रोड पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे सड़क का इफ्तिताह किया और 2 अरब का पैकेज दिया। अगर यही हरकत शहबाज शरीफ साहब ने की होती रायविंड रोड पे ये हरकत की होती तो सोचे इस वक्त उनके साथ सोशल मीडिया पे क्या हो रहा होता कि उन्होंने अपने घर तक जाने के लिए 2 अरब रुपए लगा दिए। अब सिर्फ आप ये देखें कि इज्तिमा जहाँ पे होता है तबलीगी मरकज का, उसके इर्द गिर्द जमीनें किसने ली, वहाँ पे बेनिफिशरी कौन है, बड़े बड़े जो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो कौन है जिनके लिए रातों रात 2 अरब रुपए का पैकेज दिया गया। और रायविंड रोड जो तकरीबन बहुत अच्छी हालत में है, बुरी हालत में नहीं है ऑलरेडी, उसको वहाँ पे उखाड़ना शुरू किया गया, तेजी के साथ उखाड़ा जा रहा है और टिल रायविंड जो है वो 3 लेन ड्यूल कैरेज वे बनाई जाती है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर ये हरकत शहबाज शरीफ साहब ने की होती तो आज जाती उम्रा की मेरा ख्याल है बखियों खेड़ दिया गया। ये भी तो हो सकता है, देखिए सियासी मामला किसी तरफ भी जा सकते हैं। हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ या नून लीग के दरमियान कुछ ऐसे मामला तय पा गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा चलो इनकी रोड, इन्हां दी रोड भी बना भी तो बनाई है ना, अपनी गुजरात बनाया, ताड़ी भी तो बनाई है रायविंड। लेकिन जी ये शहाना खर्चे अगर ना रुके, एक तरफ ये लॉन्ग मार्च पे जितना पैसा लगाया जा रहा है, एक तरफ हमें हर रोज सीएम साहब की शाख खर्चियाँ पता चलती हैं, कभी उनके दफ्तर को लेकर, कभी खानों को लेकर, अब तैयारों को लेकर। अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी तरह से फिर डेंगू होता रहेगा, अद्वियात नहीं मिलेंगी, लोग डेंगू से मरते रहेंगे, तालीम के लिए कुछ नहीं होगा। मैंने ये पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की है कि मुझे 14 साल तकरीबन हो गए, इरफान को मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। मुझे नहीं समझ आया कि चौधरी साहब की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी इस मामले में, और हम ये मिसालें, हाँ, हम मिसालें दिया करते थे कि वहाँ पे तो कोई आम बंदा भी चला जाए तो उसको भी चाय पानी मिल जाता है, इतना वो ख्याल करते हैं, एहसास करते हैं। और जितने प्रोजेक्ट उन्होंने फला के किए थे, रेस्क्यू 1112 से लेके, जिस तरह भी है, लाहौर का पहला अंडरपास उन्होंने बनाया था, वो एक विजन रखते थे कि नहीं ट्रैफिक अच्छी करनी चाहिए। वो और बात है, वो पुठा बन गया जेल रोड वाला, वो बनना इस तरफ था, उन्होंने बनाया वो भी उल्टा बन गया। वो सॉरी मैं मजाक भी ले गया बात को कि वो अलहदा बात है कि उल्टा बन गया, लेकिन उनका विजन एक होता था कि मैंने ये काम करने हैं। अब पता नहीं इनको क्या हुआ है कि जो काम वो कर रहे हैं, जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, उसमें अवामी फलाह नजर नहीं आ रही। गुजरात को एक साइड पे रखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने गुजरात के लिए बड़े काम कर दिए। बुज़दार से पहले जनूबी पंजाब के वज़ीर आला थे, ये गुजरात के वज़ीर आला है, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा? ये तो खादमे आला पंजाब कहने पे शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करते थे और उनके साथ इतनी मजाक बनाते थे, बातें करते थे। तो आज ये खादमे सिर्फ गुजरात रह गए हैं। तो अगर बाकी पंजाब की सूरत हाल देखिए, लाहौर की हालत, लाहौर के अंदर बहुत बुरे लाहौर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े, आपस विदन MP MNA लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ऐसे ही हर तरफ इनके ये हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और जैसे आपने बात की, लेकिन कोई बात नहीं, इनके शहाना खर्चे चल रहे हैं, इनके लिए आसानी है। वो अपनी वो बात जो हम कर रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही बड़ा एक विजन रखते थे, चौधरी परवेज इलाही की वाकई मिसालें दी जाती थी कि उनके दौर के अंदर जो काम हुए, जो टाइम आप बता रहे हैं, अब वाले चौधरी परवेज इलाही साहब तो बिल्कुल ये अब हुआ गई इनकी, क्योंकि एफिलिएशन जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई और अब उसके बाद इन्होंने सारा असर उनका हो गया, उन्होंने इनको खराब भी। अच्छा, एक और भी मिथ है उसमें, वो कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब थे ना, जो वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे जब इनकी ओपोजिशन थी, लेकिन जो उनके साहबजादे हैं ना, या जो उनकी नीचे काबीना है, वो ठीक नहीं है। तो अगर मैं यही फार्मूला इन पे मारूं उल्टा करके, तो फिर आपको क्या लगता है कि चॉइस तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके साहबजादे गलत नहीं है। ये चीजें आपको टाइम से ना दोबारा उलट के आपके ऊपर भी आ जाती है, इसीलिए कहते हैं हर किसी को बात करते हुए देखभाल के करनी चाहिए। इनके लिए तो बहुत जल्दी आ गई, इनके लिए तो बहुत जल्दी पलट के आ गई है, बहुत जल्दी पलट के आ गई वाकई जी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद और एक और नई खबर बता दी गई है। अरफा करीम टावर के अकब में 1000 बेड पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल के साथ कार्डिक अस्पताल बनेगा। इससे पहले मेरे ख्याल से कार्डिक नहीं अस्पताल बनाने की अनाउंसमेंट ये शिवाजी साहब ने मंडी खाली कराई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था यहाँ पे एक बहुत ही जदीद किस्म का पार्क बनेगा। फिर उन्होंने कहा जी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनेगा। फिर एक गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी यहाँ पे ट्विन टावर बनेगा। फिर एक गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा नहीं अब अरफा का रेप्लिका 2 बनेगा। क्योंकि मेरे पास सारी प्रेजेंटेशन मौजूद है, मेरे पास ये सारी प्रेजेंटेशन मौजूद है। फिर उस्मान बुज़दार साहब ने कहा नहीं यहाँ पे 1000 बेड का अस्पताल बनेगा। अब चौधरी परवेज कहते हैं अस्पताल तो बनेगा लेकिन दिल का बनेगा। तो अब ये डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन कब बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ना कुछ बता पा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे अस्पतालों के जो हालात हैं, खास तौर पर अगर हम PIC की बात करें, उसी तर्ज का उससे ज्यादा बेड्स पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल होना यहाँ पर वक्त की अहम जरूरत है। अगर आप इसमें अमेंड करें, अगर वो फ्रेंड्स ऑफ PIC ना हो तो फिर वो भी अगर 1000 बेड हो गए, 2000 बेड भी हो जाए, 200 बेड भी हो जाए, हुकूमत से नहीं चलाया जाएगा। हम हमेशा अस्पतालों का जिक्र करते हुए अच्छी बात है, अपने डोनर्स और जितने फ्रेंड्स हैं हॉस्पिटल्स के उनको नहीं भूलना चाहिए। उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ चल रहा है। इरफान ना, अब जो बात है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा या पार्क बनेगा या क्या बनेगा, दिल का हॉस्पिटल बनेगा, उससे पहले जो अपने हॉस्पिटल हैं उनकी हालत कम से कम बेहतर करने की जरूरत है। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब 2-3 दिन पहले हमारे कैमरामैन है अली अदनान, उन्होंने मुझे एक फुटेज दिखाई। बाहर जो पौधा लगा हुआ था उसके साथ ड्रिप लगी हुई थी, PIC उसके साथ ड्रिप लगी थी और मरीज जो है उसको कुर्सी के ऊपर बिठा के वहाँ पे ड्रिप लगाई। अल्लाह रहम करे। ये हालात हैं। ये बड़ा शहर है, ये लाहौर शहर, लोगों को कहते हैं हॉस्पिटल शहर में ले जाओ, लाहौर में ले जाओ इलाज कराने किसी का। वज़ीर आला की रिहाइश का से 2 या 2.5-3 मिनट अगर 0 रूट लगे तो 2 मिनट, अगर ना लगे तो 5 मिनट की दूरी। बस अल्लाह ताला ही रहम करे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। ब्रेक होगी, हेडलाइंस बंद करेंगे एक बार से शो। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। नाज़रीन, हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और हमेशा आपको कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको बताते हैं कि आप खुदा न खास्ता किसी भी बीमारी से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स, कुछ आपके साथ गाइडलाइन शेयर करते रहते हैं। मकसद यही होता है कि आपकी तंदुरुस्ती हमारे लिए बहुत अहम रहती है। सो अपनी तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए आपको टाइम टू टाइम देखना होता है कि जी आपका तमाम ये निज़ाम, ये जो अल्लाह ताला ने एक मशीन की मानंद हमारा जिस्म बना दिया है, ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके लिए क्या होता है, आपको स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज बहुत ही कम है कि हम टाइम निकालें 2-3 महीने बाद, या रिकमेंडेड क्या है वो आगे चल के हम आपको बताएंगे, अपनी स्क्रीनिंग कराएं। फिर हम कहते हैं कि अच्छा स्क्रीनिंग तो तभी करानी है जब कभी आपको कहीं पे पेन फील हो, कुछ आपको अपसेट फील हो रहा है, तब स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज आप अगर तंदुरुस्त हैं, आपको कभी कोई पेन नहीं हुई, कभी कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ, तो आपको स्क्रीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रीनिंग का मरहला कितना अहम है हर एज ग्रुप के लिए, इस पर हम बात करेंगे। प्रॉपर इसका तरीक़ेकार क्या है और क्यों हम स्क्रीनिंग कराने को तैयार नहीं होते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हम कहते हैं जी पता चल रहा है डेंगू है, टेस्ट नहीं कराना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोविड के दौरान तमाम सिम्टम्स कोविड के थे, वो टेस्ट नहीं कराते थे। तो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। हम इस पर बात करने वाले हैं जी। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, चीफ ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर्स हॉस्पिटल डॉक्टर जाहिद अस्कर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने अल्लाह ताला रहम करे, प्रोग्राम के आगाज़ में हम कहेंगे जी सबको अल्लाह ताला महफूज रखे बड़ी बीमारियों से, छोटी बीमारियों से, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है। सो डॉक्टर साहब, तमाम दायमी बीमारियां, तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां, हमें पता चलता है कि एंड पे जाके कभी पता चलता है हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का रिवाज ही नहीं, कभी किसी ने टेस्ट ही नहीं कराए, सो पता ही नहीं चल सका। स्क्रीनिंग की अहमियत क्या है? आपने अपने इब्तदाई कलमात में जो बताई है बात, वही अहमियत है कि बीमार होने से पहले अगर कोई चीज़ डिटेक्ट हो जाए, अगर बीमारी इब्तदाई मराहल में पकड़ी जाए, जब आप बज़ाहिरी तौर पर सेहतमंद हैं और आपके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, ऐसे नहीं होता कि सडनली आपको हार्ट अटैक हो गया, ऐसे नहीं होता कि सडनली आपका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया। ये सालों चलते हैं प्रोसेसेस, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो अपनी शक्ल इख्तियार करते हैं, जब आपको गिल्टी बेस्ट में महसूस होती है, या सीने में दर्द हुई, या बाजू में दर्द गई है, तो फिर या आपका जिगर ख़राब हो गया है, पेट में पानी भर गया, ये सालों का प्रोसेस है। इसीलिए स्क्रीनिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें आप सालाना कम अज़ कम एक दफ़ा अपने डॉक्टर के पास जाएं और कुछ टेस्ट ऐसे करवाएं जो जनरली रेकमेंडेड हैं
दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिलसिला है नहीं कि जो रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन WHO है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, उन मुल्कों के इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम डेवलप किए हैं जिनके तहत अगर आप वक्त के ऊपर जाके अपना टेस्ट करवाएं, कुछ रेडियोलॉजिकल होते हैं, कुछ एक्सरे के होते हैं, कुछ लेबॉर्ट्री के होते हैं, तो उनसे पता लग जाता है बीमारी का अर्ली मराहल में और उनका तदारुक किया जा सकता है। सो हमें बहुत सारे लोग देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया, डायबिटीज़ एकदम से पता चला बहुत ज़्यादा, इसके लिए इब्तदाई मराहिल स्क्रीनिंग ही है क्या? बिल्कुल स्क्रीनिंग है, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों खामोश बीमारियां ऐसी है और हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में इसमें, क्योंकि हालात वाक़यात आपके सराउंडिंग, आपके इंटरनेशनल जो चल रहा है दुनिया में, इनका हमारी बॉडी असर लेती है। और जो हम खुराक खा रहे हैं, जो हमारे रहने का स्टाइल डेवलप हो गया है, वक्त था लोग साइकिल पे सफ़र करते थे, पैदल चलते थे, जो खाना खाते थे वो डाइजेस्ट करते थे। अब हम गाड़ियों के, बसों के, ट्रेनों के, जहाज़ों के आदी हो गए। हमारी खुराक में कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें बहुत सारी ज़्यादा शामिल हो गई हैं, बहुत रिच डाइट हो गई है, तो उनकी वजह से ये बीमारियां खामोशी से हमारे अंदर पलती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सालाना एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके अपना बुनियादी फिज़िकल एग्ज़ाम करवाएं और बेसिक जो टेस्ट हैं, शुगर के हैं, एनीमिया के हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माजरत के साथ एक हम समझते हैं कि जी स्पेसिफिक एज ग्रुप है, अगर आपकी एज 40 के करीब है, आपको फील हो रहा है ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं, तब आपको कहीं पे जाके कुछ अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत है, क्या ये हर एज ग्रुप में रिकमेंडेड है? देखिए स्क्रीनिंग जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आमतौर पे ये बीमारियां आफ्टर 30, 40, 50 ईयर्स के आती हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और कोई सिम्टम्स हैं ऐसे, 25 साल 30 साल की उम्र में एक दफ़ा इब्तदाई मुआयना करवा लेना चाहिए आपको। उसके बाद डॉक्टर रेकमेंड कर देता है। मुख्तलिफ जो बीमारियां डिटेक्ट करने की एज है, जिस तरीके से पैप स्मीयर है ख़वातीन में, वो बाज़ मुल्कों में शादी के बाद सालाना रेकमेंड होता है, बाज़ मुल्कों में 18 साल की उम्र में होता है। ब्रेस्ट का मैमोग्राम है जैसे स्क्रीनिंग, ये जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनकी रेकमेंडेड है कि जी 25 साल से सालाना एक दफ़ा आप मैमोग्राम, ब्रेस्ट का एक किस्म का ख़वातीन की छाती का एक्सरे होता है, और उसमें अगर कोई भी छोटी सी भी डिजीज़ की हो तो नज़र आ जाती है, फिर उसकी बायोप्सी होती है, फिर पता लग जाता है क्या है। अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोज हो जाए, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाए, तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। सही। तो इसीलिए जो है, जैसे कोलोनोस्कोपी है, आपकी बड़ी आंत का कैंसर है, वैसे तो मेरी प्रैक्टिस में मैंने 14 साल के बच्चे में भी देखा है, और मेरा रिसेंटली अभी 2-4 रोज़ पहले मैंने 22 साल की एक लड़की का डायग्नोस किया है, मगर ये इस एज में बहुत रेयर होता है। बड़ी आंत का जो कैंसर है वो आमतौर पर 50 साल के बाद आता है, और रेकमेंडेड है कि 50 साल की उम्र में एक दफ़ा आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाकर, जो मैदे के डॉक्टर हैं, एक दफ़ा अपना स्कोपी करवाएं। वो ट्यूब डालते हैं आपके अंतड़ी के अंदर और अंदर देख के बायोप्सी करते हैं, फिर हम डायग्नोस करते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग तो आप करा लें, आपका इत्तमाद होना उस लैब पे, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है ना, तो सिलेक्शन उतनी मुश्किल हो गई है। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसी लेबॉर्ट्रियाँ जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, वहीं पे जाके करवाना चाहिए। मेरा हमारे यहाँ एक आम तासुर है, अच्छा जहाँ पे कहीं पे टेस्ट थोड़े सस्ते हैं वहाँ चले जाएं। कीमत की बुनियाद पे आप फैसला ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉर्नर्स को कट करते हैं। अच्छी लेबॉर्ट्रियाँ भी हैं लाहौर में, पंजाब में, पूरे में, पाकिस्तान में, लेकिन 2-4 ऐसी हैं। मैं ख़ास तौर पे अपनी लैब की बात करूँगा, क्योंकि मैंने इब्तदाई तालीम डाउ मेडिकल कॉलेज से करने के बाद मैं अमेरिका चला गया, वहाँ तकरीबन 30 साल मैंने प्रैक्टिस की है। और जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, पिछले 7 साल से डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे तो और कोई तरीका आता ही नहीं बजाय इसके कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमारा हर वक्त कोशिश ये होती है कि लोगों को बेहतरीन रिज़ल्ट, सही वक्त पे, सही टेस्ट और सही रिपोर्ट दे दी जाए।
तो हमने 4R राइट टेस्ट, राइट पेशेंट, राइट रिजल्ट, राइट ऑन टाइम मोटो बनाया होगा, तो हम उसको फॉलो करते हैं। ज़बरदस्त। यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे। और ये शो आपके लिए स्पेशल इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमने आपको मोटिवेट करना है कि आपको अपना सेल्फ एग्जामिन कराना है और टाइम टू टाइम देखना है कि आप तंदुरुस्त हैं। ये आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भी तो उसको अगर टाइमली डिटेक्शन हो जाए, तशखीस हो जाए, तो आप दवाइयाँ खा के तंदुरुस्त। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। सो हम बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी तंदुरुस्ती में स्क्रीनिंग क्या किरदार अदा करती है। सो हमने लैब्स के बारे में बात की। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आप हैं, वहाँ की लैब मुझे बताइएगा किस तरह की और बाकी लैब से किस तरह मुख्तलिफ है। देखिए हम लोगों ने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो लैब सेट की है वो प्राइमरीली जो, क्योंकि मेरी तालीम सारी और तजर्बा अमेरिका का है, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ पैथोलॉजी के स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने पूरी लैब उन स्टैंडर्ड्स पे जो है इस्टेब्लिश की है। तो हमारा 2-3 चीज़ें जो हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरी लैब से, वो ये है कि क्योंकि वी आर अ हॉट लैब, क्योंकि हम बहुत बड़ा हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट है। हमारे यहाँ 12-13 ऑपरेशन रूम्स हैं। हमारे यहाँ दिल की सर्जरी, दिन में 3-4 दिल की सर्जरियाँ होती हैं। तो हमारे मरीज़ क्योंकि उनकी बहुत सख्त ज़रूरियात होती हैं, हर 70-80% डिसीजन जो डॉक्टर मेक करते हैं वो लेबॉर्ट्री रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं। तो हमें एक तो रिज़ल्ट्स को अपनी एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज़ोर देना पड़ता है। इसके लिए मैं CAP के जो शिकागो से हर 4 महीने बाद हमारे सैंपल आते हैं, जो जो टेस्ट हम लैब में करते हैं उनको हम रन करते हैं एज ए मरीज़ों के सैंपल, फिर हम उनको रिपोर्ट वापस भेजते हैं। वो हमें हमारे रिज़ल्ट अपने रिज़ल्ट से कंपेयर करके बुलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100%, 99% एक्यूरेट रिज़ल्ट आते हैं। ग्रेट। दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि यहाँ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता बताने का, लोगों को बात करने का। लोग मेरे से बहुत सारे ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं कि दूसरी लेबॉर्ट्रियों से रिज़ल्ट आए हुए हैं, टेस्ट किए हुए हैं, उनको समझना होता है कि ये रिज़ल्ट हमारा है क्या। तो मेरे पास हम एक ग्रुप है 6 पैथोलॉजिस्टों का। हमारे ओपन डोर पॉलिसी है। अगर आपका कोई टेस्ट हुआ है, आपको उसको समझने में कि आइंदा आगे क्या कराना चाहिए, किस डॉक्टर पर जाने, हमारे ओपन डोर हैं। हम बुलाते हैं मरीजों को, उनके लवाहिकीन को बैठ के, चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात उनको बता देते हैं, समझा देते हैं, जिस हद तक हो सकता है उस हद तक गाइड कर देते हैं। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम के ऊपर, क्योंकि एक दफ़ा आपने सैंपल दे दिया अपना ब्लड का, टिश्यू का, यूरिन का, अब मरीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिजल्ट मिलेगा कब। अगर वो 5 दिन बाद मिल रहा है, उस वक्त तक तो बीमारी बहुत बढ़ चुकी होगी। ऐसे तो हमारा जो अर्जेंट टेस्ट है उनके ऊपर हमारा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमने वो रिज़ल्ट देने हैं। इमरजेंसी रूम में है, कोई दिल की दर्द के साथ, कोई चेस्ट पेन के साथ आया हुआ है, उसका रिज़ल्ट 3 घंटे बाद जाएगा। उतनी देर में तो उसका मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो हमारी लैब में मुस्तकिल ये स्ट्रगल होती है कि जितनी जल्दी रिज़ल्ट हो सके, जितना एक्यूरेट रिज़ल्ट हो सके, वो फौरी तौर पर राइट पेशेंट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपका थोड़ा सा भी पॉइंट में भी कुछ डिफरेंट आ जाए रिजल्ट में, तो वो फिर बड़ा मसला जी पेशेंट के लिए बन जाता है। बिल्कुल। सो ये लैब का अच्छा होना, आपका तमाम लैब का जितना अमला है उसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पेशेंट केयर इसी से जुड़ी है ना। 70% 80% डिसीजन जो है हर डॉक्टर ने लेबॉर्ट्री टेस्ट रिजल्ट की बुनियाद पे आपको करना है। तो आपको इलाज होना है, आपकी दवाई उस हिसाब से, दवाई की मिकदार कम ज़्यादा करनी है या उसको कट करना है। तो फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, कल्चर रिपोर्ट से लेके ब्लड शुगर तक, और फिर लिपिड प्रोफाइल से लेके आपकी सो मैं तो सबको ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि स्क्रीनिंग अगर आप करा रहे हैं तो लैब पे प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सेकेंडली, आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी स्क्रीनिंग आपको लगता है कि हर बंदे को करानी चाहिए? एक तंदुरुस्त इंसान को अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कोई 4, 5, 6 महीने बाद स्क्रीनिंग कराने का आइडिया आया, तो कौन कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए? देखिए 4-6 महीने बाद नहीं करवानी चाहिए। साल में एक दफ़ा ज़रूर करानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अब दिल की बीमारी बड़ी बढ़ती जा रही है और उसकी बुनियादी वजह खुराक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम बैठे रहते हैं, वज़न बढ़ते चले जाते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल वो करवा लेना चाहिए। ब्लड शुगर, रैंडम शुगर या हीमोग्लोबिन A1C है,
जिसमें आपके पिछले 4 महीने में आपके खून में कितनी शुगर नॉर्मली है लोग पता क्या करते हैं, सीबीसी कंप्लीट करा लिया, दैट इज इनफ। नहीं, वो नहीं, वो सीबीसी स्क्रीनिंग सिर्फ आपके एनीमिया की बात बता सकता है, या अगर आपको कोई खुदा न खास्ता ल्यूकीमिया या कुछ इस तरह का प्रोसेस है, वो रेकमेंडेड नहीं है। जो रेकमेंडेड है ख़वातीन के लिए मैमोग्राम है। ये एक, क्योंकि 9 में से 1 औरत को अपनी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर होना है। अब पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, उसमें से आधी ख़वातीन 11 करोड़ है। उनमें से आप 25 साल से कम और 80 साल से ज़्यादा को निकाल दो, बड़ा साइजेबल। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मैमोग्राम मशीनें कितनी अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट कितने अवेलेबल हैं, और उनकी कॉस्ट कितनी है। और लोग, एक और बुनियादी वजह स्क्रीनिंग लोग क्यों नहीं करवाते, लोग डरते हैं। जी शुगर का टेस्ट कराया, शुगर रिजल्ट निकल आया कि जी शुगर है, तो फिर डॉक्टरों को नसना पड़ेगा, डायग्नोज हो जाएगा, उसके फिर पीछे लेकिन आपके लिए चीजें ब्लेसिंग इसलिए होती है कि फौरी तौर पर पता चल जाए तो आपका तशखीस के साथ ही इलाज भी शुरू हो जाता है। मुझे ये बताइएगा, आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब में कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? हम लोग फुल सर्विस लैब है, 24 आवर हम ऑपरेशनल हैं। हम तमाम जो मेजर शोबे हैं, हेमाटोलॉजी है जैसे सीबीसी आपने कहा, केमिस्ट्री है जिसमें आपके हार्मोन्स और कैंसर के जो टेस्ट होते हैं वो करते हैं, शुगर टेस्ट, लिवर फंक्शन, थायराइड करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी जैसे टिश्यू बायोप्सी है, किसी के ब्रेन की, किसी के लंग की, स्टमक की बायोप्सी हुई है, स्किन की कोई बायोप्सी हुई है, वो मैं खुद माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूँ। कोई थायराइड में कोई गले में गदूद है, इसके अंदर कोई नीडल डाल के उसमें सेल एस्पिरेट करके देख के बताते हैं कैंसर है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम रोज़ाना की बुनियादों पे करते हैं। लोग हमारे पास खुद भी चले आते हैं, कुछ जो हमारे ओपीडी डॉक्टर हजरात बैठते हैं वो रेकमेंड करते हैं, तो फिर वहाँ आ जाते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जी डरे ना, जिस हद तक हो सकता है, जैसे आपने शुरू में कहा कि सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक घर में माँ और बाप अगर चला जाए दुनिया से तो वो सारा घर बिखर के रह जाता है। अगर आपको दिल की बीमारी की कोई फैमिली हिस्ट्री है, ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, आपके ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री, तो ज़रूर अर्ली एज से जाएं, वरना जब आप अडल्ट एज में आ जाते हैं तो साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना मुआयना करवाएं। और हमारे पास स्क्रीन के 3-4 पैनल्स हैं, बेसिक पैनल भी हैं, कम्प्रिहेंसिव पैनल्स भी हैं। आप आके हमारी लेबॉर्ट्री में डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको डिस्काउंटेड पैकेज भी हमने डेवलप किए हुए हैं ताकि जो है लोग मुआशी तौर पे अगर कमजोर है तो वो उसको आपको यहाँ पे जो है वो अवेलेबल होंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। आप अगर इतनी ज़बरदस्त लैब में ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं तो आई मस्ट से अप्रिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों को। हर चीज़ की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इसका ज़रूर आपको अजर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताना है शहर का मौसम कैसा है टुडेज़ वेदर में, क्योंकि स्कूल्स में ऑलमोस्ट सैटरडे संडे ऑफ होती है, लेकिन बारिश जब तक नहीं होगी तो जो कोमल ने बताया कि जी आज भी बाहर स्मॉग की सूरत हाल है, आने वाले दिनों में भी देखी जाएगी। फिलहाल ना इस वीकेंड पे बारिश का कोई इम्कान है, ना आने वाले चंद दिनों में बारिश का कोई इम्कान बताया जा रहा है। सो प्लीज़ बाहर जाएं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बाइक पे हैं। एक तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, सेकेंडली मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जो बाइक पे पीछे बैठ रहे हैं, या आपकी सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। हम इनको छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपकी सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। आप तंदुरुस्त रहेंगे तो सारे काम अच्छे तरीके से चल सकेंगे। जान है तो जहान है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपका बहुत ही स्पेशल सेगमेंट हम शामिल करने वाले हैं, और इस सेगमेंट में आपको पता है आप इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी जिनकी बर्थडे है तो वो हमें अपनी पिक्चर्स कल भेज सकते हैं। जिनकी कल बर्थडे है, सॉरी आज भेजेंगे तो हम कल ऑन एयर करेंगे। आपका ये फेवरेट सेगमेंट है। सो आज भी जिन लोगों ने पिक्चर्स भेजी हैं हम उनको बर्थडे ज़रूर विश करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूँकि मैं अभी लिस्ट बताऊंगी, अब मैं नाम जैसे मेरे पास आते हैं। सो सबसे पहले हम विश कर देते हैं जी हमारे सीनियर कैमरामैन हैं अदनान अली, जिनकी आज बर्थडे है। सो मैंने आपको कहा ये सिटी फैमिली के जितने लोग हैं हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। जिस तरह आप लोग स्पेशल हैं,
आपके लिए अपनी फैमिली के लोग स्पेशल होते हैं, इसी तरह से हमारे लिए हमारी फैमिली के लोग बहुत स्पेशल हैं। ये लोग हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए दिन रात काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इसी तरह से हमारे ये मेहनती वर्कर्स हैं, जिनमें से एक हमारे ये सीनियर कैमरामैन हैं जी अदनान अली। सो अदनान, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, ढेरों दुआएं हैं आपके लिए। अच्छा जी, अब जो फिल्म के शायकीन हैं जी, उनको हम बता दें जी, पाकिस्तानी सिनेमा घरों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं, और जो हमने फीडबैक देखा मौला झटका। मैं तो कहूंगी कि जबरदस्त फीडबैक रहा, कोई ऐसा मेरा जानने वाला नहीं जिसने ये मूवी नहीं देखी, और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस भी किया। इसके बाद ये टिच बटन, जिसकी मकबूलियत हम तो बहुत जबरदस्त सुन रहे हैं। कुछ कहानी के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम खुद ही बड़े इमोशनल रहते हैं, तो ये जज्बाती कहानी भी है, एहसासात के हवाले से भी बात कुछ की गई है, कॉमेडी भी है, लव स्टोरी भी है। इसके साथ साथ हम बड़ा फोकस करते हैं कि अगर कोई मूवी आ रही है तो उसमें हीरो हीरोइन कौन है। फरहान सईद, ईमान अली, फिरोज खान और सोनिया खान जो हैं इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, सभी नुमाया चेहरे हैं। अगला सेगमेंट जो हम शामिल करने वाले हैं, हमने आपको बताना होता है करेंसी रेट क्या चल रहे हैं, उतार चढ़ाव क्या चल रहा है करेंसी में। सेगमेंट है माल का हाल। सो लिस्ट है हमारे पास, आपको भी दिखा देते हैं। तो ये था माल का हाल। अब हमने आपको बताना है वीकेंड पे आपका प्लान होता है शॉपिंग का भी, तो सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं, आप बचत कैसे कर सकते हैं। सेगमेंट है हमारा बचत बाजार। सो सेल्स जहाँ लगी हैं ब्रांड आपको बता देते हैं। अलकरम पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर 50% आपको ऑफ मिलेगा, जा सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने सर्दियों के कपड़ों की खरीदारी तो करनी होगी। नेक्स्ट ब्रांड इज गुल अहमद। गुल अहमद पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी अप टू 70% ऑफ है। अर्बन सोल है जी नेक्स्ट ब्रांड, जहाँ पर 30% ऑफ है। और इसके बाद अगर आपने जैकेट्स वगैरह खरीदनी है, स्वेटर्स खरीदने, इंजन पे जाइए, यहाँ पर भी ऑफ है जी अप टू 50%। तो हमने आपके वीकेंड को स्पेशल इस तरह से बना दिया कि अगर आप कुछ एंटरटेनमेंट के घर से करना चाह रहे हैं वो भी हमने बता दिया कि मूवीज़ कौन कौन सी आ रही हैं, और इसके बाद अगर आपने शॉपिंग करनी है तो घर बैठे हमने आपके लिए तमाम मुश्किलें आसान कर दी हैं। इंशाल्लाह कल हमारी और आपकी सेम टाइम पर मुलाकात होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ अगर आपकी कल बर्थडे है तो प्लीज़ देर मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं, तो जो पहले आ जाती हैं हमारे लिए प्रायोरिटी वही रहती हैं। तो अपनी पिक्चर्स भेजिए, इंशाल्लाह कल आपको हम विश करेंगे, आपके पिक्चर्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सो कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।